हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो पिछले विज्ञान के बहुविकल्पी वाले वीडियो में हम लोग यानी कि जैव प्रक्रम से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे। यानी कि जैव प्रक्रम पार्ट एक जो यानी कि पार्ट एक नहीं, ऐसे उसको कह सकते हैं बायोलॉजी का, यानी कि जीव विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर था जैव प्रक्रम, उस चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्नों को अटेम्प्ट किए थे। तो कुछ क्वेश्चन और भी उसके बाकी हैं, आगे और भी उसके वीडियो बनाए जाएंगे। आज जो हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो पार्ट नंबर 1 है उसका जो है बहुविकल्पी प्रश्न पे उसका डिस्कस किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं। तो काफ़ी दिन हो गया होगा आपको पार्ट नंबर 1 पढ़े, तो हो सकता है कि बच्चों ने कई बच्चे भूल भी जाते हैं, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, समझ भी जाएंगे कि क्या क्या थोड़ी थोड़ी चर्चाएं भी संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करेंगे इन अभिक्रियाओं का, रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो वीडियो में लास्ट तक वीडियो में बने रहें और इन सभी प्रश्नों को आप बार बार कहना उचित है नहीं, आप जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस, तो वीडियो में बने रहें और पूरा लास्ट तक वीडियो देखें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और अपने यानी कि मित्रों को सब शेयर करके बताएं कि ये वीडियो यानी कि अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आपको पता है कि प्रत्येक दिन एक एक वीडियो यानी कि मैथ का, साइंस का, यानी कि कोई किसी भी सब्जेक्ट का एक वीडियो जो है अपलोड होता रहेगा। आप एक एक वीडियो की धीरे धीरे तैयारी करें, लास्ट तक कुछ दिनों में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो बहुविकल्पी का 20 में 20 यानी कि जो आपका नंबर लाने का जो वादा हुआ है, उस वादा तभी होगा जब रेगुलरिटी आप बनाए रहेंगे। तो क्वेश्चन जैसा कि 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन 2 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर आपको उम्मीद किया जा सकता है कि जो जिन बच्चों ने पढ़ा है वो आंसर जो है इसका जरूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट किया जाता है। तो लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है समीकरण के रूप में। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इन दोनों की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ है ये चेंजिंग किसको दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है संयोजन अभिक्रिया, जिसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन और संकलन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो संक्षिप्त में थोड़ा मैं बता दूं। यहाँ पे जो एरो होता है, तो एरो के इस साइड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो इस एरो के यानी कि इस तीर के जो उस साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद यानी कि जो क्रिया के फलस्वरूप जो यानी कि परिणाम आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभिकारक में यानी कि दो अणु हैं या 2 परमाणु हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। इन दोनों का क्या हो रहा है, अभिकारक यानी कि क्रिया हो रहा है और क्रिया से यहाँ पे उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो चेंजिंग आ रही है वो चेंजिंग किस प्रकार की है, वो अभिक्रिया किस प्रकार की है, यहाँ पे दिया गया संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको पता होगा संयोजन अभिक्रिया यानी कि जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद यानी कि अभिकारक। बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर आप पढ़े होंगे तो इस बात को जानते होंगे। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे, तो देखिए यहाँ पे ए और बी मिलकर सी बन गया, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद यानी कि एकल उत्पाद का यानी कि एकल उत्पाद बनाए हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। तो ये तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं अभिकारक में 2 यानी कि 2 है और यहाँ पे भी 2 यानी कि पद है, इसके यहाँ पे भी 2 पद हैं, तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकता। लास्ट हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद से वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को समझा देते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब एक अभिकारक अपघटित होकर यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए है और ये अपघटित होकर यानी कि आपका बी और सी, बी प्लस सी यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद को यानी कि बना दे, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ए है और इसके पास एक और कोई तत्व है, 2 तत्व हैं, ये अभिक्रिया किए बी से, ऐसे किए और यहाँ से जो है इनका जो है विस्थापन हो गया। जैसे कि ए के पास ए आ गया और प्लस बी के पास ऐसे ये चला गया, ए और यहाँ पर आपका आ जाए ए आ जाएगा और यहाँ पे बी के पास ए था, यहाँ पे बी हो जाएगा। ऐसे देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका विस्थापन, बी का विस्थापन
यहाँ पर हुआ और ए का विस्थापन ए के पास हो गया, स्मॉल ए का विस्थापन स्मॉल बी का विस्थापन बी के पास हो गया, इनका विस्थापन। तो ये ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे क्योंकि 2 बार विस्थापन हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं इसलिए बताऊं ताकि आने वाले प्रश्नों को भी इसका हेल्प, यानी कि इसी की हेल्प से हम लोग आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या हो, विस्थापन हुआ है, एल्युमिनियम के साथ आ गया है, यहाँ पे आयरन से हटकर एल्युमिनियम के साथ आया है, तो यहाँ पे इसका विस्थापन हो गया और उसके बाद से यहाँ पे आपका आयरन जो है यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है विस्थापन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसे आपको समीकरण दे के एग्जाम में पूछा जाएगा ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। आपको साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है आयरन से आकर एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया किया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को तो आप खुद ही बता सकते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है। अगर आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप स्वयं निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखा है जिंक, देख रहे हैं जिंक, और ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, तो आप देख रहे हैं जिंक यहाँ पे अकेला था, लेकिन यहाँ पे जिंक के साथ क्या हो, जिंक सल्फेट बना रहा है। तो यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों तो इसके साथ जिंक के साथ आ गए, तो यहाँ से हटकर इसके साथ आ गए और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ बच रहा है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो यह भी तो विस्थापन हुआ है ना इसका, यानी कि सल्फर का और ऑक्सीजन का क्या हो, विस्थापन हुआ है, जिंक के साथ आना विस्थापित हो गया। तो इसे भी हम कहेंगे ये क्या है, आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस यहाँ पे इसको जो है हम लोग उत्तर में ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर पहला क्वेश्चन अगर समझ लें तो दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है। देख रहे हैं आप विस्थापन है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, आपके बोर्ड पे नोट किया गया है, इसका आंसर बताने का प्रयास करें, क्या इसका आंसर होगा। तो देख पा रहे हैं लिखा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक, ये थोड़ा सा गलती लिख दिए हम, गलत लिखा गया है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक, इसको मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट, रासायनिक सूत्र है, ये थोड़ा गलत नोट हो गया है, सूत्र है, आप ऐसे समझ लें। चलिए सही हो गया सेंटेंस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें रासायनिक सूत्र बताना है लेड नाइट्रेट का क्या है। तो जल्दी बताइए फटाक से, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको तो आंसर पता होगा। तो देखिए Pb यानी कि NO3, ये कभी नहीं हो सकता PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस जब आ गया तो ये जो है हमारा, ये क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। PbNO2 यानी कि इसका होल ट्वाइस है Pb, ये तो लेड ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा आपका बी, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे आप याद कर लें, ये तो याद करने वाली बातें हैं। ये जो है आपका 2023 में ही इस प्रश्न को पूछा गया था, लेड नाइट्रेट का, यानी कि पिछले वर्ष ही पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट का यानी कि क्या है सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो याद रख लें PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका देखेंगे नेक्स्ट, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। यानी कि जब कार्बन को हम लोग जब वायु में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का। तो अभी इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दिए थे। तो जैसा कि कार्बन को यानी कि ऐसे समझ लीजिए कोयला, जब कोयले को आप जलाते हैं तो वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन के साथ ही तो जलता है। तो जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और प्लस प्रकाश ऊर्जा और उष्मा जो है निकलता है उससे। तो ये जो है आपका कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, इसको आपको बताना है। तो इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में हम लिखें तो ये है हमारा कार्बन को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ यानी कि जलता है। तो क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। ये अभिक्रिया आपका कार्बन ऑक्सीजन यानी कि जब आपस में मिलकर जलेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और प्लस यानी कि प्रकाश, ये भी लिख सकते हैं, प्लस क्या बन जाएगा, प्रकाश, उष्मा।
तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक हैं और ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एकल उत्पाद है, तो यानी कि ये जो है संयुक्त हुआ है, मिल गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। याद रहेगा आपको, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा आपको पता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इनको भी ध्यान से देखें समझें। तो लिखा है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सी गैस निकलती है। उम्मीद करते हैं कि इसका ऑप्शन आप सही बताए होंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो इसका अभिक्रिया हम लोग बनाकर देखते हैं। यानी कि जिंक है तो जिंक का चूर्ण, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा सूत्र। इनकी अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, क्या करता है, जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, यानी कि जो अभिक्रिया होती है जिंक सल्फेट बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो ये अभी यानी कि पिछले क्वेश्चन तो हमारा यही था ना, ये समीकरण दे के पूछा था, यहाँ पे बिना समीकरण दिए पूछा है। तो यानी कि जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त हो रहा है। तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित यानी कि एक और प्रश्न था जो समीकरण देकर पूछा था और यहाँ पे बिना समीकरण दिए ही आपसे पूछा है 2023 में, पिछले वर्ष इस प्रश्न को। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। लिखा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है, देख पा रहे हैं आप। लेड ऑक्साइड है, सॉलिड कंडीशन में है और इसके कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। यहाँ पे कार्बन है तो लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि यहाँ पे लेड यानी कि अलग हो गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो लिखा है सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित का शब्द समझ ले, अपचयित का मतलब होता है यानी कि किसी भी यौगिक से जब यानी कि ऑक्सीजन जब निकल जाता है ऑक्सीजन का निकलना, निष्कासित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन, यानी कि अपचयित होना। तो यहाँ पे कह रहे हैं सीसा अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यानी कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। तो जब ऑक्सीजन हट गया तो इसका यानी कि सीसा का क्या हुआ, अपचयन हो गया, यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा क्या है, करेक्ट है, ये सही है, फर्स्ट नंबर। फिर नंबर 2 लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका तो अपचयन हुआ नहीं, यहाँ से तो ऑक्सीजन हटा नहीं और नहीं तो ऑक्सीजन उससे क्या हुआ, जुड़ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है। तो दूसरा हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। कार्बन उपचयित हो रहा है, क्या लिखा है, कार्बन उपचयित। अब अपचयित और उपचयित में अंतर है। उपचयित का मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो यहाँ पे देख रहे कार्बन यहाँ पे था और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यानी कि इसका मतलब कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो गया। तो कार्बन ये वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड वाला, थर्ड वाला सही हुआ, सेकंड वाला गलत हो गया। फोर्थ के लिए देखते हैं क्या कह रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड यहाँ पर कहाँ पे अपचयित हो रहा है भाई, अपचयित होने का मतलब ये कि इससे यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकला है ना, तो लेड अपचयित होगा, लेड ऑक्साइड नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कथन सही है, पहला कथन और तीसरा कथन सही है। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन A B C D। अब इसमें से देखेंगे कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए बता रहा है पहला और दूसरा सही है, पहला एवं दूसरा। तो पहला और दूसरा तो सही नहीं है, पहला सही लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत रहेगा। तीसरा ऑप्शन बता रहा है 1 और 3 यानी कि क्या है, 1 एवं 3 जो है सही है। तो 1 और 3 सही है। तो ये वाला बी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर में कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, यानी कि फर्स्ट एवं थर्ड। तो पहला और तीसरा जो है आपका
सत्य होता है। फिर से यानी कि इसमें लिखा है तीनों सही, पहला दूसरा तीसरा, ये भी गलत हो जाए, ये सभी सही, ये सभी कथन सही नहीं होंगे, तो 2 सही है 2 गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो ये वाला हमारा सही रहेगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय या यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पे दिया है युग्म, दिया है आपका सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। फिर लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। यानी कि 2 युग्म है, युग्म यानी कि 2 युग्म है, ये दोनों युग्म जो है कौन जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये डी वाला जो है ना, इसका भी हम लोग समीकरण बनाकर देखेंगे। डी वाला जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया देता है। डी कौन देता है? सिल्वर नाइट्रेट। ये जो है आपका डी वाला, इसको लिख नहीं रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो है आपका कॉपर धातु, यानी कि कॉपर धातु से जब अभिक्रिया होता है इसका सिल्वर नाइट्रेट का, तब ये जो है आपका जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो इसका समीकरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे हो रहा है। ये इसको मिटाएं यहाँ पे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है Cu, कॉपर के बाद जो है सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट यानी कि हो जाएगा AgNO3। देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट यानी कि कॉपर के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जब यानी कि क्रिया होता है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो आपको पता है कॉपर जो है सिल्वर से क्या होता है? अधिक क्रियाशील है। सिल्वर से अधिक क्रियाशील कौन है? कॉपर। तो ये नाइट्रेट को क्या करता है? इसको यानी कि सिल्वर से हटाकर उससे खुद क्रिया कर लेता है। तो ये क्या बनाता है? कॉपर। ये हो जाता है आपका सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर सल्फेट। ऐसे जो है 1 मिनट, ये जो है आपका हाँ, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर जो है अलग हो जाता है। सही है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, यानी कि कार्बन जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। इस बात को आप समझिए। जो रासायनिक अभिक्रियाशील यानी कि क्रियाशीलता की जो श्रेणी है, उसको आप यानी कि धातु वाले में पढ़ेंगे, तो यानी कि ये जो आपका सिल्वर है, सिल्वर से ऊपर जो है आपका कार्बन आता है, तो कार्बन अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा? इससे यानी कि सिल्वर को हटाकर खुद इससे नाइट्रेट से क्रिया कर देगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है आपका कार्बन यानी कि NO3 से क्रिया कर लेगा, और उसके बाद से यहाँ पे आपका सिल्वर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सिल्वर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिया होती है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया यहीं पर हुआ है, यानी कि सिल्वर से यानी कि नाइट्रेट का क्या हुआ? विस्थापन हो गया। कार्बन जो है उसके साथ क्रिया कर लिया, तो ये जो है कार्बन विस्थापित कर दिया सिल्वर नाइट्रेट से, यानी कि इसको क्या किया? विस्थापित किया। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? प्रतिस्थापन, यानी कि प्रतिस्थापन की क्रिया हो रही है, विस्थापन की क्रिया हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस बात को ध्यान दें। अगला प्रश्न आपका रासायनिक समीकरण। ये जो आपका रासायनिक समीकरण दिया है बेरियम, यानी कि बेरियम जो है आपका क्लोराइड है, एक्वस के फॉर्म में है। ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इन दोनों की क्रिया से क्या बन रहा है? यानी कि बेरियम सल्फेट और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोराइड बना है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पे लिखा है योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया को ही आप समझ पा रहे हैं। योगात्मक अभिक्रिया उसे बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहिए या योगात्मक अभिक्रिया कहिए, दोनों बराबर है। तो जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद एकल उत्पाद बनाते हैं, तो यहाँ पे एकल उत्पाद तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे निराकरण अभिक्रिया ये भी नहीं हो सकता, अवक्षेपण अभिक्रिया इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर बच्चे जो है यहाँ पे इनमें से कोई नेट्रिक लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया का दूसरा भाषा दिया है। यहाँ पे इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यही इस प्रश्न का ट्रिक है। यानी कि बच्चे अगर इसको ये जानते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका आंसर सही करेंगे। अन्यथा वो इनमें से कोई नहीं पे ट्रिक करके चले आएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यानी कि बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे इससे जो है ना विस्थापन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हुआ? विस्थापन हो गया इसके साथ, यानी कि बेरियम सल्फेट यहाँ पे बन रहा है। तो यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन आगे क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर जो है
ये यहाँ पे भी विस्थापन हुआ है, तो दो बार विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या रहेगा, सी वाला करेक्ट रहेगा और यहाँ पे डी वाला करेक्ट रहेगा। तो ये दोनों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न यानी कि परीक्षा में जो है कठिन प्रश्न थे। इनको काफ़ी बच्चों ने इनको छोड़ दिया होगा, नहीं किया होगा, तो आप इस प्रश्न को समझ लें। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आपको घबराना नहीं है। ये आज का जितना प्रश्न हुआ है सारे के सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। जब आप अनसॉल्व या सेल्फ यानी कि सॉल्व या कोई भी अनसॉल्व जब उठाएंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का इस पार्ट का जो भी प्रश्न बाकी है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।